ढाई दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं मार्केट्स में और काफ़ी लंबे समय से ईडलवाइस के साथ जुड़े रहे और अब उनका खुद का फंड जो बाय द वे काफ़ी एक आउट परफॉर्मिंग फंड भी रहा है। विकास जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो 2024 में पहली बार बात हो रही है आपसे, तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा फील कर रहे हैं आप 2024 में? 2023 बहुत शानदार था इन्वेस्टर्स के लिए। जी अनुज, सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे टीम को और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 सबके लिए मंगलमय हो। अ, तो जैसा कि देखा अनुज, 2023 एक बहुत ही एक्सेप्शनली गुड ईयर रहा सबके लिए। 2022 थोड़ा बैड था, 2023 अच्छा रहा। और जब 2023 की शुरुआत हुई थी तो थोड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन थी, यूक्रेन वॉर चालू हुई थी और सब थोड़े से नेगेटिव बिल्ड हुए थे, पर धीरे धीरे वो निकल के आए और उसमें से इंडिया जो है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है। सो दैट क्लियरली शोज कि इंडिया में, और हमने पिछले साल हर समय यही कहा था कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराए नहीं, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है। और वो सेम व्यू मैं आज भी रखता हूँ। ऑफ कोर्स, जब कोई भी मार्केट एक इतने बड़े बड़े रिटर्न के साल के बाद नया साल शुरुआत कर रहा होता है, तो सिमिलर एक्सपेक्टेशन रखनी बहुत जायज नहीं होगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 2024 भी 2023 जितना बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक रहेगा, डायरेक्शनली अच्छा रहेगा। हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल रहे, पर वो तो नेचर ऑफ द मार्केट है। पर डायरेक्शनली मुझे कोई खराबी नहीं लग रही है। हाँ बिल्कुल, कई बार मार्केट में बहुत सारे रिटर्न्स आने के बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन, वो सब सारे के सारे इस साल में हमको शायद ज्यादा देखने को मिले। अच्छा, विकास जी, 2023 में एक थीम बहुत चली थी जिसमें आपकी भी खैर इन्वेस्टमेंट्स रही हैं, वो थी डिफेंस। क्या 2024 के लिए भी यहाँ पर वही मोमेंटम रहने की उम्मीद है आपको? देखिए, बिल्कुल आई थिंक जो डिफेंस एक थीम है वो तो डिकेडल थीम है, कोई शॉर्ट टर्म थीम है नहीं। उसमें चैलेंज बस इतना ही रहता है कि आपको कंपनी सही राइट प्राइस पे राइट वैल्यूएशन पे मिलनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो सेक्टर में एक यूफोरिया बन चुका है। तो जिस हिसाब के वैल्यूएशन है वो मुझे लगता है काफी कुछ प्राइसिंग करते हैं। तो आपको सेम, जैसे मैं आपको याद दिलाऊंगा, 2021 में सब लोगों ने केमिकल्स को एक बहुत अच्छे से पैसा बनाया और ओवर वेट हो गए थे। बट 22 में केमिकल्स ने डिसअपॉइंट किया। तो ऐसा हर एक, बट डेविस ने जो एक केमिकल में इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सो हर सेक्टर के अंदर एक रोटेशन होता है, ट्रांजिशन होता है। कोई भी चीज वन वे लॉन्ग टर्म में नहीं चलती है। हर सेक्टर के अंदर करेक्शंस आते हैं। तो मुझे लगता है डिफेंस को थीम को ध्यान में रखना चाहिए, पर वैल्यूएशंस और कंपनी की क्वालिटी को माइंडफुल रहना चाहिए। मुझे लगता है काफी कुछ डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी भी हो चुका है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए रिस्क को आज मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ, बजाय कि अपॉर्चुनिटी के। अपॉर्चुनिटी तो है। और एक इस बात मार्केट की बहुत अच्छी खास बात यह है कि इस बार अपॉर्चुनिटी जो है वाइड स्पेसेस में आ रही है, ऐसा कोई नैरो स्पेस में नहीं है। बैंकिंग इज डूइंग वेरी वेल। मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा होगा अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट इज ऑटो कंपोनेंट, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, बिल्डिंग मटेरियल्स, अक्रॉस वेरी वाइड रेंज अपॉर्चुनिटीज आ रही है। बैंकिंग अच्छा कर रहा है, आईटी अच्छा कर रहा है। आईटी के अंदर मिड कैप आईटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। सो कैपिटल गुड्स अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ये मार्केट नैरो मार्केट नहीं है, वाइड मार्केट है। तो वाइड मार्केट में जब आप अपॉर्चुनिटीज होती है, तो आपको हर एक छोटे थीम को चेंज करने की बजाय आपको ये देखना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे बेटर है, और वो इन्वेस्ट करके रहना चाहिए। तो हमारा तो अप्रोच वही रहता है इस सबके अंदर की, एक नैरो थीम को ओवर वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि एक बैलेंस अप्रोच लेके चले। ओके विकास जी, मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। डेली स्टूडियो से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपकी CY 22 के अंत और 23 की एक अच्छी थीम जिसने पैसा बना के दिया, वो था फार्मा और मिड कैप आईटी। और क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़, आप रिस्क और आप एक कंफर्टेबल एग्जिट की हमेशा बात करते रहे हैं, इतना अच्छा पैसा बना फार्मा में और मिड कैप आईटी ने डोमिनेट किया। अभी आपका व्यू क्या है? आप क्या पार्शली यहाँ प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे इन दो थीम्स के बारे में, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी 24 इनको बिलोंग करेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है 2024 में दोनों फार्मा और आईटी एक अच्छे परफॉर्मर रहेंगे। फार्मा में तो एक 7-8 साल की मंदी के बाद जो अभी शुरुआत हुई है, तो फार्मा को आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड ना देखें। मुझे लगता है अगले 3-4 साल में ये एक स्टार सेक्टर रहेगा, जो 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 अच्छा कर सकता है। और सेम वे हम तो आईटी के लिए भी बोलते हैं कि आईटी में एक अच्छा ग्रोथ का माहौल रहेगा। और यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना चालू हुआ,
तो जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो ओपन अप होगा और उसकी फायदा सारे आईटी सेक्टर को होगा। तो विद इन आईटी ऑल्सो मिड कैप जो है वो थोड़े फास्ट ग्रो कर सकते हैं, और जिसका हमने वो पूरे साल एक नेगेटिव आईटी का माहौल बना हुआ था, उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो हमारे पोर्टफोलियो के मिड कैप आईटी स्टॉक्स थे जिन्होंने 100 से 250% रिटर्न दिया। तो नैरेटिव के बजाय आई थिंक आप डेटा को देख के इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगा। तो हम दोनों थीम पे जो आपने अभी हाईलाइट किया, फार्मा और आईटी और स्पेशली मिड कैप आईटी, बुलिश कंटिन्यू है। अच्छा, एक और थीम, अब क्योंकि विकास जी अब ये टाइम फ्रेम ऐसा है और बाजार इतना चल चुका है कि हमें उन सारे इन द मनी सेक्टर से बातचीत करनी पड़ेगी। जो पीएसयू बैंक्स आपकी थीम थी उसने प्राइवेट बैंक से कहीं अच्छा स्विंग दिया, एंड स्पेशली एसबीआई से भी अच्छा स्विंग कैनरा बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया। इस बार की क्वार्टरली नंबर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और अभी भी पीएसयू बैंक्स पे कमिटेड रहना है आपके मुताबिक? वी भी हमने बहुत समय, मतलब पीएसयू बैंक में हम लोग पिछले पूरे साल इन्वेस्ट रहे हैं और हम लोग काफी बुलिश हैं उस सेगमेंट में। हमारा ये मानना है कि पीएसयू बैंक्स में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी अंडरवे है जो पूरे सेक्टर को रीरेट करेगी और कर रही है और करेगी। आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स में तीन बड़ी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रही थी: एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देखेंगे तो अगले पिछले 5 साल में एसेट क्वालिटी एड्रेस हो चुकी है, सब कुछ प्रोवाइड हो चुका है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो चुका है। गवर्नेंस पिछले 4-5 सालों में सरकार ने सारे बैंकों को मर्जर किया और उनपे एक अच्छे हाई क्वालिटी लीडरशिप टीम को बनाया है, जिनसे हम काफी मिलते हैं और उनको लगता है कि सब पीएसयू बैंक्स में एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी सीईओज एंड मैनेजमेंट टीम है जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो तीसरी बात है टेक्नोलॉजी। तो आप देखेंगे तो एक 10-15 साल पहले टेक्नोलॉजी जो होता था वो बिग इश्यू होता था, आपको बनानी पड़ती थी, पर अभी वो प्लग एंड प्ले हो गया है। टेक्नोलॉजी इज नो मोर डिफरेंशिएटर। तो सारे पीएसयू बैंक्स ने काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 3-4 सालों में जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में। तो अभी जो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स की आरओई 18 से 20% के मोस्ट ऑफ द बैंक्स की रेंज में आ रही है। तो जब ऐसा है तो कोई स्टॉक्स एक टाइम बुक पे क्यों ट्रेड करेगा? मुझे लगता है री रेटिंग की जर्नी जो है चालू रहेगी और ये आने वाले कई समय तक चालू रहेगी। जो नैरो गैप होगा उससे उसकी रेटिंग, तो ये हमारा व्यू है। तो हम इसको एक शॉर्ट टर्म नजरिए से नहीं देख रहे हैं, हम इसको एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म नजरिए से देख रहे हैं। ओके, अच्छा विकास जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या व्यू बन रहा है? जैसे ईपीसी प्लेयर्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स हैं, क्योंकि एक व्यू ये है कि एक तो प्री इलेक्शन रैली प्लस कहीं भी चले जाएं आप डेवलपमेंट हो रही है, क्या ये स्पेस में अभी भी पैसा बनेगा? मुझे लगता है ये स्पेस में तो अभी शायद बहुत ज्यादा काम हुआ ही नहीं है और बहुत ज्यादा ओनरशिप है ही नहीं। आप देखेंगे तो जो अगर आप पिछले 10-15 साल में देखें तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो काफी बैंकरप्ट होके, अभी आप देखें तो गिनी चुनी 10-15 कंस्ट्रक्शन कंपनीज रह गई हैं, और 20 कंपनियां होगी जैसे कि। पर जो काम इतना बड़ा हो रहा देश में जो सबको दिखता है, जैसा आपने कहा कि रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज गेटिंग बिल्ट। तो ये बनाने के लिए कोई तो करेगा, और इसके लिए क्या होता है, आपको दो चीज चाहिए: एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी और बैलेंस शीट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, और इसमें जो जो कंपनियों के पास ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वो अच्छा करेंगी। तो मैं इस मामले में मानता हूँ कि ईपीसी कंपनियां जो है, और दूसरा क्या हो गया है कि गवर्नेंस भी इंप्रूव होती जा रही है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो एल जैसी कंपनी इसमें जो हर सेगमेंट में अवेलेबल है, बहुत ही सुपर रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना जैसा रिटर्न हो गया है। तो मेरा मानना है ये एक जर्नी है, ये भी काफी समय तक चलेगी। कि काफ़ी समय तक चलेगी, बिल्कुल। यहाँ पर कोई और थीम, कोई नई थीम जो आपके दिमाग में आ रही हो विकास जी, जिसकी हमने अब तक बात नहीं की हो, या आपकी टॉप कन्विक्शन थीम बनकर आ रही हो? ये नई थीम तो रोज तो कई थीम्स आएंगी नहीं, पर जैसा कि आपको बताता हूँ कि एक थोड़ा सा आप शॉर्ट, मतलब मार्केट से हटके थोड़ा सोच सकते हो। जैसे हमने भी काफी कुछ रिसेंटली कुछ समय में केमिकल स्टॉक्स में बड़ा पोजीशन बनाया है। हमको लगता है कि केमिकल स्टॉक्स मार्केट्स में अभी भी बहुत अंडर ओन्ड है। आई थिंक एक टाइम था जब ओवर ओन्ड हो गए थे और अभी काफी लोगों के इन्वेस्टर के रडार से निकल गया है। वहां पे हमें लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, पिछले अगले 1-2 साल में, 3 साल में आ रही है बल्कि। तो वहां पे थोड़े रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था कि यूफोरिक ओवर वैल्यूड सेक्टर से मूव करके इस तरह के सेक्टर्स में मूव करने से रिस्क और ज्यादा है। तो उस तरह की चीजें आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है वो एक सेगमेंट है जहाँ पे अभी भी मुझे लगता है इन्वेस्टर्स का ध्यान थोड़ा कम है।
अच्छा विकास जी, जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था फार्मा का, फार्मा पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अभी भी परसिस्ट करता है। फार्मा के साथ दो चीज़ें और चली, कुछ हद तक चली डायग्नोस्टिक स्पेस भी, और एक स्पेस जहाँ पे लोगों ने पैसा अच्छा बनाया, जहाँ पे जो लोग बैठे रहे, कमिटेड रहे, वो थे हॉस्पिटल स्टॉक्स सब, और एकमात्र डेरिवेटिव्स में है, बाकी सब कैश के स्टॉक्स हैं। इस पे कोई आपका व्यू विकास जी? आई थिंक दोनों ही, हेल्थ केयर भी एक आप देखेंगे तो पूरा सेगमेंट जो है, स्पेशली द डायग्नोस्टिक्स, 40 से 50% करेक्शन हो गया था पीक से भाव। तो आई थिंक वो एक करेक्शन हुआ, अभी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो रही है और थिंग्स आर लुकिंग बेटर। सेम वे वी बिलीव दैट जो हॉस्पिटल सेगमेंट है काफी पॉजिटिव सेगमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, एक तो सरकार का बहुत बड़ा फोकस है आरोग्य भारत के नजरिए से, दूसरा जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, हॉस्पिटल की सुविधाएं लोग ज्यादा अवेल करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम है, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल सेगमेंट जो है बहुत छोटा है इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में। 140 करोड़ की जनता है, अभी भी बहुत एक छोटा प्रतिशत जो है हॉस्पिटल को एक्सेस कर पाता है। तो अगर आप इसको बड़े नजरिए से देखें तो मुझे लगता है ये काफी प्रॉमिसिंग सेगमेंट है एंड इसमें बने रहना चाहिए। राइट विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको 2024 के लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। धन्यवाद अनुज, अच्छा लगा आपसे।